जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हर बार की तरह हम एक पेपर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर। ये कौन सा पेपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? ग्रुप डी की। और ये पेपर सीरीज में पेपर 12वां में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप तारीख देख सकते हो, ये आ चुका है 2/11/2018 को ये पेपर हुआ था। प्रीवियस पेपर जो है ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा देता हूँ जब ये पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ तो। और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दी जाती है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं सिर्फ पेपर रीजनिंग ही जो है एक्सप्लेन करता हूं, तो रीजनिंग के पेपर, मैंने क्या कहा कि रीजनिंग के पेपर ही हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ नहीं। इसके अलावा अलग से सीरीज लाऊंगा तो उसमें सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है और पहली दूसरी आकृति एक दूसरे से रिलेटेड है, तीसरी को देखते हुए चौथी का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो, पहली आकृति में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक गोले के अंदर दूसरा गोला दिख रहा है और यहाँ आकृति स्क्वायर दिख रही है। अगली चीज अपने आप में चेंज हो गई है। यहाँ पर ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा था ये अंदर की तरफ चला गया है और ये हो गया है डबल, और जो डबल चीज थी वो कॉर्नर पे हो गई है सिंगल। इस प्रकार से हमको जवाब देना है। तो अंदर की तरफ का जो डबल ट्राइंगल है वो बाहर जाकर के सिंगल ट्राइंगल में बदल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऊपर ट्राइंगल नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद जो ऊपर की आकृति आप देख रहे हो वो जाकर के अंदर डबल हो जाएगी, तो वहां वो कहाँ दिख रही है? बी पर देख सकते हो आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये देखो बी पर ग्रीन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। किसी एक कूट भाषा में क्लॉक को BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी को व्हील, उसी कूट भाषा में व्हील को क्या लिखेंगे? तो पहले तो हम कोडिंग को पहचान लेते हैं, CLOCK। इसको क्या लिखा जा रहा है? BMND और J। अब देखोगे आप यदि ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि B जो है उसके बाद में C आता है। दूसरे लेटर को आप देखोगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं पेन का। यदि आप दूसरे लेटर को देखोगे तो एल के बाद एम आता है, मतलब कि पहले वाले वर्ड में, पहले वाले जो वर्ड है, कलर चेंज नहीं हुआ, यस, पहले वाले वर्ड में यदि हम बात करें तो नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरे वाले में ऊपर से नीचे। फिर अगले वाले में आप देखोगे एल के बाद एम आता है तो एन, है ना, ओ, फिर ऊपर से नीचे CD और नीचे से ऊपर JK। इसी प्रकार से आपको जब व्हील लिखना होगा तो सबसे पहले आप नीचे से ऊपर जाओगे, यानी कि W के पहले क्या आता है? तो वो V आता है। फिर ऊपर से नीचे आओगे तो H के बाद आता है I। E के पहले क्या आता है? क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है तो ये आता है D। E के बाद क्या आता है? F। और L के पहले क्या आता है? K। तो ये आ जाएगा VIDFK। और ये दिख रहा है आपको चौथे ऑप्शन पे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से इसलिए एक्सप्लेन करवा रहा हूं क्योंकि ध्यान से समझना, ये 12वां पेपर एक्सप्लेन करवा रहा हूं। 12वें पेपर तक आते आते यदि कोई व्यक्ति अभी यहाँ तक आया है तो वो 100% समझ चुका होगा कि क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। और प्रश्न क्या है इस बात को समझिए कि पहले मैं ये इसका डायरेक्शन पढ़ता हूं। आपको एक प्रश्न के दो कथन दिए गए हैं, बताइए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब कथन एक, कथन दो, दोनों या दोनों नहीं, ये इसका सही आंसर आएगा कि कितने कथन पर्याप्त हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। प्रश्न क्या है? कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या पहला कथन क्या कह रहा है कि कमरे में कुर्सियों की संख्या स्टूलों की संख्या से दुगनी है। तो कुर्सी K और स्टूल S, कुर्सियां जो है वो स्टूल से क्या है? दुगनी है। ये पहले कथन से पता चल रहा है। यानी कि सिर्फ पहला कथन ये नहीं बता पा रहा है कि कुर्सियों की संख्या कितनी है। दूसरा कथन कहता है कि कमरे में 12 स्टूल है। हाँ, यदि मैंने दोनों को इस्तेमाल करा तो यदि मैं 12 की जगह यहाँ पर स्टूल की जगह 12 रखता हूँ तो 12 दूनी
24 मुझे पता चल जाएगा कि कुर्सियां कितनी है कमरे में। इस प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही कथनों की आवश्यकता पड़ेगी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ये देखो ग्रीन भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक घर में 6 लोग एल एम एन ओ पी क्यू रहते हैं, एन क्यू की बहन है। तो यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। ये देखो एन किसकी बहन है, क्यू की, और बहन है मतलब फीमेल जेंडर हो गया। मैं फीमेल के लिए प्लस माइनस नहीं लगाता, मैं फीमेल या मेल लिखता हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कहा गया एम पी के पति का भाई है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो ना तो कोई एम, यहाँ तो ना तो कोई आपको एम दिखाई दे रहा है अभी तक, ना ही कोई पी दिखाई दे रहा है जो आपने बनाया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी वो देखते हैं। आगे कहा गया ओ एल का पिता है और क्यू का दादा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्यू पहले से आ चुका है, और क्यू का दादा मतलब एक डब्बा यहाँ आएगा और उसके ऊपर जो है ये डब्बा आएगा। यदि बात दादा की आई है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ओ जो है वो किसका दादा है, क्यू का। तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, ये मैंने ओ की जगह क्यू लिख दिया, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ ओ आने वाला है, और ओ जो है दादा है मतलब कौन जेंडर है, मेल जेंडर है। ये बात आप समझना। इस समूह में 2 पिता हैं, 1 माता है और 3 भाई है। ये जानकारी याद रखना क्योंकि हमें पीछे के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद मिलेगी। फिर से समझ लो, और हर एक क्वेश्चन पहले खुद करा करो अपने मन से रुक करके, ताकि आपको समझ में आ सके क्या इजी है और क्या जो है टफ है। चलो तो अब यहाँ पर ध्यान दो। इसके बाद स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो खत्म हो चुके हैं पर्सन के, लेकिन यहाँ पर बोला है रिलेशन में 2 पिता हैं, 1 माता है और 3 भाई हैं। अब ध्यान दो, आप पीछे जाओ, एन क्यू की बहन है, ये तो पहले ही आ चुका है। एम पी के पति का भाई है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपको 2 स्टेटमेंट को मिलाना है। एक ये एम पी के पति का भाई है, और एक ये कि 2 पिता हैं। ध्यान से समझो, एक पिता ये आ चुका है। कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि एम जो है वो पी के पति का भाई है, और यहाँ पर कहा गया है कि क्यू का दादा है। तो ध्यान से समझिए, पी के पति की बात हो रही है, और पी के पति की बात हो रही मतलब पी क्या हो गई, एक महिला, और हमें कहा गया कि इसमें एक माता है। और यदि ये बच्चे हैं और ये दादा है, तो यहाँ पर कहीं पर कोई व्यक्ति आना चाहिए जो पति पत्नी होगा, और उसमें पत्नी पी है, ये बात याद रखना। और पत्नी हो गई पी, यानी ये फीमेल जेंडर हो गई, और इसका कोई पति होना चाहिए। तो ध्यान दो, एम तो पति हो नहीं सकता क्योंकि एम जो है वो उस पति का भाई है। इसका मतलब यहाँ पर ये एल जो बच गया था, ये देखो ये वाला एल जो बच गया था ये यहाँ पर आ जाएगा। एल पति है यानी मेल जेंडर है, और एम उसका भाई है, तो यहाँ पर एम भी मेल जेंडर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब देखो सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी नहीं बच पाया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो 2 पिता हैं क्या, हाँ देखो, एक ये दादा वाला और एक ये पिता वाला, यानी कि ये भी पिता होगा एल का, और ये एल जो है ये क्यू का पिता होगा, तो 2 पिता हो गए। एक माता है, बिल्कुल पी माता है। यहाँ 3 भाई दिख रहे हैं। देखो अब इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है, भाई कैसे पता चलेगा, तो एम एल का भाई है और एल एम का, यानी यहाँ पर 2 भाई तो आ गए हैं। अब तीसरा भाई कौन होगा, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर ये जो क्यू है ये भी मेल जेंडर है, तभी ये एन का भाई बन पाएगा और ये 3 भाई वाला स्टेटमेंट क्लियर हो पाएगा। अब एक्चुअल में प्रश्न क्या पूछा गया कि पी का पति कौन है, तो पी का पति यहाँ पे एल है, और इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा। मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसलिए समझाया आपको ताकि यदि प्रश्न ये बनता कि क्यू का जेंडर क्या है तो वो मेल है, एन से क्यू का रिश्ता यदि पूछा जाता है या क्यू से एन का तो वो भाई बहन है, इसलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको पहले समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं सिर्फ रीजनिंग के ही क्वेश्चन ले रहा हूं, आप देख सकते हो पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर ही है, लेकिन मैं सिर्फ रीजनिंग करवाने के लिए आपको यहाँ पर ये सीरीज चल रहा है। कुछ और नया पढ़ाना होगा तो मैं अलग से लाऊंगा। अब यहाँ पर है कथन और निष्कर्ष। कथन कैसा है और निष्कर्ष कैसा है, तार्किक है यानी लॉजिकल है।
ठीक है, सिलोजिज्म वाला नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुने कि निष्कर्ष के संबंध में कौन से विकल्प संभव है। फिर से समझ लो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कौन से विकल्प संभव है, यानी ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प हम निष्कर्ष के लिए सही या गलत कह सकते हैं। तो पहली बात, बॉक्स में आभूषण है, ज्वेलरी है, ये कथन पहला है, और दूसरा है बॉक्स में सोना है। तो ये दो कथनों को याद रखना। अब निष्कर्ष हम इसका क्या निकालें, बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। अब ये निष्कर्ष हो गया। अब इसके आधार पे आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम यदि निष्कर्ष को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है बॉक्स में हीरो का हार है। कथन में ये कहा गया है कि आभूषण है बॉक्स में, यानी कि ये संभावना है कि हीरो का हार हो सकता है, क्योंकि बात आभूषण की है। ये संभावना है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसने कथन में आभूषण बोला है और निष्कर्ष में हीरो का हार बोला है। दूसरा, और अंगूठी है, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सोना है और वो अंगूठी के रूप में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका तीसरा आंसर जो है वो सही आएगा, संभावना सही या गलत, यानी कि अंगूठी सोने की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आभूषण में हीरो का हार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संभावना बनी रहेगी सही या गलत होने की। तो इसलिए इसका आंसर तीसरा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वी, के और एम की बेटी है, यानी कि वी जो है वो के और एम की क्या है, बेटी है। तो ये वी हो गया, ये फीमेल जेंडर हो गया क्योंकि बेटी है, और के और किसकी है, एम की है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल लाइन में आ जाएंगे वी के ऊपर। आगे कहा गया एम वी के दादा का बेटा है। तो यहाँ पर कहा गया है जो वी है, एम जो है, सॉरी, एम वी के दादा, तो यहाँ पर ये जो बोला गया है इस एम की बात हो रही है, और वी के दादा बोले तो यहाँ पर ये जो यहाँ कहीं ना कहीं दादा आएंगे। दादा का नाम भी नहीं दिया ना कुछ दिया, बस बोला दादा है। तो वी, एम जो है वी के दादा, तो वी के दादा ये रहे, और एम जो है दादा का बेटा है वी के, यानी कि इसका पुत्र है। और पुत्र है मतलब एम क्या हो गया, मेल जेंडर, और यदि ये पति पत्नी है तो ये हो गया फीमेल जेंडर। ये मैं जेंडर का आपको तर्क बता रहा हूं, ध्यान देना है। अब इसके बाद प्रश्न कहा गया के का वी से क्या रिश्ता है। ध्यान से समझो, प्रश्न में का शब्द किसके साथ में आया है, के साथ में, यानी कि प्रश्न बनेगा कि के कौन है, किसका, वी का, और वी के जो है यहाँ पर फीमेल जेंडर है और वी के ऊपर है, यानी कि वी की माता होगी के। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मानता हूं कमेंट करना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आप करेंगे तो इंकरेजमेंट मिलता है, मजा आता है। अगला प्रश्न है उस आकृति का चयन करें जो अन्य सभी से भिन्न है, यानी अलग है। वीडियो को रोको थोड़ी देर के लिए, खुद करने की कोशिश करो। आंसर तो दिख रहा है लेकिन लॉजिक तुमको आंसर के बाद समझ में आएगा, इसीलिए मैं आंसर अभी बरकरार रखे हुआ हूं, ताकि आपको कंफर्म पता चल सके कि हाँ यही आंसर है। आप देखोगे तो आप ए बी सी और डी ये सब के सब क्या है, व्यंजन है। व्यंजन यानी व्यंजक है, यानी व्यंजक का मतलब क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे यू जो है वो क्या है, वॉवेल, यानी कि क्या है, स्वर है। इसीलिए आप आकृति पे मत जाओ। बहुत सारे लोग आकृति पे चले जाएंगे कि ये आकृति के अनुसार किस तरीके से अलग है। यहाँ पर उसने वॉवेल को कर दिया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन से कर दिया, तो यू क्या होता है, एक प्रकार का स्वर होता है। इसीलिए ई आकृति जो हो जाएगी वो सबसे अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रीजनिंग के ही क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रहा हूँ। 45 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज गिनिए, कितने त्रिभुज हैं। वीडियो को फिर कह रहा हूँ रोको, और तब जब मैं आपको बताऊंगा इसकी क्लैरिटी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। और बहुत सारे लोगों का हो सकता है गलत भी जाएगा और वो तर्क नहीं समझ पाएंगे। ध्यान देना, मैंने कहा कि यहाँ पर त्रिभुज गिनना है। अब ध्यान दो, ये हो गया एक, ये हो गया दो। अब ध्यान देना है,
ये 2 से मिलकर के भी बनेगा एक और त्रिभुज। तो यहाँ पर टोटल हो गए 3 त्रिभुज। अब इसके बाद में मैं जो गिन रहा हूं उसको ध्यान देना। मैंने यहाँ पर गिना 4, फिर 5, फिर 6, 6 के बाद ये 7 और एक ये 8। और ध्यान देना अभी तक टोटल काउंट कितने हो चुके हैं, 8 त्रिभुज। 8 के बाद में यहाँ पर आप 7 और 8 को मिलाओगे तो एक त्रिभुज और बनेगा। इस प्रकार से 8 और एक 9, टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 9। आप बोलेंगे सर नहीं 10 है, आपने एक छोड़ दिया। अब ध्यान दो इस बात को, त्रिभुज को देखो। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से मिली आकृति, ये होती है त्रिभुज। ये देखो ये कोने मिले हुए हैं। अब इस आकृति को देखोगे जो यहाँ छूट गई है, तो आप देखोगे कि ये इस प्रकार से आकृति है। ये यहाँ पर एक लाइन है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं हुआ, ये तो चतुर्भुज हो गया। इसीलिए इसको काउंट नहीं करना था आपको, और इसीलिए इसका आंसर आएगा 9। और यहाँ आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स। एग्जामिनर ने खुद इस उत्तर पुस्तिका में बोला है कि इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि ऑप्शन 1 भी ढंग का नहीं दिया है। उस गलती की वजह से 10 आएंगे। वैसा देखा जाए तो यदि वहां पर ये वाली आकृति बने पॉइंट आउट वाली तो 10 आएंगे, लेकिन क्योंकि वो एक चतुर्भुज बन रहा है इसीलिए 9 काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक और प्रश्न, बहुत शानदार। और ऐसे प्रश्नों को जो है मैं आपको तर्क से समझाता हूं, ध्यान देना। कथन है और कथन का निष्कर्ष है, और निष्कर्ष कैसा है, तार्किक। ये बात याद रखना, यहाँ पर सिलोजिज्म नहीं है। तो कथन क्या है, काफी समय से यह देखा जा रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे टेलीविजन के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं। यानी कि स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाने वाले, वो टेलीविजन के लिए ज्यादा जिज्ञासु हो गए हैं, क्यूरोसिटी उनमें ज्यादा हो गई है। और आगे कहा है कि इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कहा गया है कि समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष यानी इसका तर्क हम क्या निकालें, समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए। अब यदि कथन ये बोला गया है कि ये टेलीविजन में उत्सुकता अधिक है, अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों की संख्या में गिरावट हो रही है, तो निष्कर्ष बिल्कुल यही निकाला जा सकता है कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का जो तरीका है वो खोजा जाना चाहिए। ऐसा आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलरली हाँ ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ पर आपका तर्क नहीं पूछा गया, आपसे सजेशन नहीं मांगा गया। आप इस बात को समझो, कथन में कोई बात लिखी हो तो वही निष्कर्ष बनता है। कथन में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि आप तरीका बताइए या तरीके खोजे जानने की कोशिश की जानी चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है। तो आप इस निष्कर्ष को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, क्योंकि कथन में ऐसी कहीं बात नहीं कही गई है कि तरीका खोजा जाना चाहिए, वहां पर सिर्फ गिरावट की बात की गई है। इसके बाद में अगला आ जाता है कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या पर टेलीविजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम को अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, फिर यह निष्कर्ष हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि कथन में कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं की गई है कि प्रभाव का अध्ययन करना है या किसी प्रकार से भी प्रभाव की बात आ रही है। कहीं पर भी इनडायरेक्टली प्रभाव के अध्ययन की बात नहीं आ रही है। इसका मतलब ये दूसरा भी गलत हो गया, इसलिए आंसर आएगा चौथा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 क्या करता है, अनुकरण करता है। अपना तर्क मत लगाइए, कथन में तर्क ढूंढिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आ गया है। इस बार है प्रश्न और कथन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, बताइए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कहा गया है लेट, LET के लिए कोड क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला कथन और दूसरा कथन है। आपको चेक करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों की जरूरत है या कोई एक कथन की, या दोनों की ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली बात यहीं पर मैं दिखा देता हूं आपको, लेट्स हियर हिम को कहा जाता है LAS, लेस या लास, HYH और IM कहा जाता है। और दूसरा कथन कहता है कि LET, लेट अस गो को कोड कहा जाता है LAEGE। अब ध्यान दो, यदि आप पहला कथन सिर्फ लेते हो तो आप लेट का कोडिंग नहीं पहचान पाओगे।
क्योंकि यहाँ पर तीनों ही अलग शब्द आ रहे हैं। जबकि आप यदि दोनों कथन को एक साथ लेते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर लेट्स है और यहाँ पर लेट है और यहाँ पर LAS और यहाँ LA है। इससे ये पता चलता है कि लेट्स जो है या लेट का कोडिंग जो है वो LA है। इस प्रकार से हमने कहा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं, दोनों जरूरी हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखते हैं आंसर क्या आता है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ क्या हैं, पर्याप्त हैं जवाब देने के लिए। एक अकेला नहीं जवाब दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रश्न आ गया कथन और प्रश्न पे। तो पहले प्रश्न आएगा फिर कथन आएगा। 4 छड़ियों L, R, P और T को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम का मतलब हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ, और 1 से 4 तक लेबल दिए गए हैं, यानी सबसे बड़ा पहले आएगा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो किस छड़ी को दूसरे स्थान पर रखा गया है, ये पूछा गया है। अब ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन पढ़ते हैं। T L से अधिक लंबी है, तो हमने कहा कि ये T आ गया है ना, ये क्या आ गया, T आ गया। और ये L से अधिक लंबी है मतलब हमने L को नीचे रख दिया। फिर आगे कहा गया है L P और R से अधिक लंबी है, यानी कि P और R से अधिक लंबी हो जाएगी L। अब ध्यान देना है, दूसरा है L लकड़ी की छड़ी है और अन्य सभी प्लास्टिक की, इससे कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा तो अपने आप ही गलत हो गया। अब पहला चेक कर लो कि सही है या नहीं, नहीं तो दोनों गलत नहीं हो जाए। प्रश्न पूछा गया किस छड़ी को दूसरे स्थान पर रखा जाएगा, और कथन 1 से पूरी पूरी जानकारी मिल रही है। L जो है वो T से छोटा है और P और R से बड़ा है। P और R के क्रम बदलने पर भी अपने आपस में L पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कथन है और आंसर आप देख सकते हो केवल कथन एक ही क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिशा और दूरी पर। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ स्क्रीन को ताकि आप लोगों को ऑप्शन भी एक ही बार में दिखाई दे सके। यस, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। अब ध्यान देना मेरी बात को, फिर से वीडियो को रोको, खुद करने की कोशिश करो, फिर जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि परछाई पड़ी। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये हो गई 4 दिशाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो परछाई होती है वो या तो, ध्यान देना मेरी बात को, या तो पूर्व दिशा में पड़ेगी या तो पश्चिम दिशा में। इसके अलावा परछाई की कोई दिशा नहीं होती, उत्तर दक्षिण में कभी परछाई नहीं जाती। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहा गया कि सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, और अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। अब इमेजिन करना है इस बात को कि सचिन के बाईं और दाईं तरफ तभी परछाई पड़ेगी, ध्यान दो, जब सचिन जो है वो या तो उत्तर दिशा में देख रहा होगा या दक्षिण दिशा में, तभी उसके हाथ दाएं और बाएं में होंगे। तो ये रहा सचिन जो आपको देख रहा है, ऐसा इमेजिन करना है आपको। और यहाँ पर जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि सचिन यदि आपको देख रहा है तो यहाँ पर कहा गया कि अंजलि की जो छाया है वो बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। अब ध्यान दो, सचिन का बायां हाथ ये वाला रहेगा, ये बायां हाथ है, इसका मतलब परछाई सचिन की इस तरफ पड़ रही है। और यदि सचिन की परछाई इस तरफ पड़ रही है और सचिन आपको देख रहा है तो ध्यान दो सचिन किस दिशा की और मुंह करके खड़ा है। अब आप इमेजिन करो, ध्यान दो, ये वाली दिशा कौन सी होती है, क्योंकि देखो आप तो सामने देख रहे हो, ये आपकी दिशा है, तो सचिन की दिशा ये हो गई, और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। इसका मतलब इसका तीसरा आंसर सही होगा, दक्षिण। ध्यान दो मेरी बात को, ध्यान से समझना। इस प्रकार के परछाई वाले क्वेश्चन को इमेजिन करना है आपको दिशाओं के हिसाब से। और मैं आपको एक तर्क बता चुका हूं कि पूर्व और पश्चिम में ही जो है
वो सिर्फ परछाई पड़ती है। तो इसका ध्यान रखना आपने, जब भी किसी व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो या तो उत्तर में देख रहा है या दक्षिण में, ये कंफर्म बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यस, श्रेणी वाला क्वेश्चन है। श्रेणी में क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 7, 11, 16 और इसके बाद में खाली जगह है और 29। दी गई श्रेणी में अनुपस्थित पद को ज्ञात करो। पहले तो कोशिश करो खुद लाने की, आंसर तो वैसे दिख ही रहा है लेकिन कोशिश करो फिर भी। मैं बता देता हूं यहाँ पर, यदि आप कोशिश करके आ गए हो तो 2, 4 फिर क्या है 7। देखो यहाँ पर 2 का डबल क्या है 4, यानी कि 2 में 3 जोड़ोगे तो 4 बनेगा। 4 में 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हो जाता है। 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 बनेगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 बनेगा। 7 में अब नंबर आगे बढ़ रहा है, मतलब 4 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। और 16 में फिर यहाँ 16 आ गए हम, 16 में हमको 5 के बाद क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 16 और 6 22। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। मैं इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन करना है, आंसर कैसे आएगा। प्रश्न बोला गया है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मिरर इमेज आपको पता करनी है। अब ध्यान दो कि मिरर इमेज में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और मिरर में जो इस तरफ पास में चीज होती है वो इस तरफ भी पास में होती है। इसका मतलब ये जो प्लस आ रहा है ये आपको पहले दिखाई देगा और ये जो गोला दिख रहा है ये आपको दूर दिखाई देगा। तो यदि हम इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहले वाला तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि सही दिखा रहा है, प्लस पास में आ रहा है, लेकिन गोला जो है वो अपनी जगह पर नहीं है। इसका मतलब पहला गलत हो गया। दूसरी बात आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दूसरे में प्लस सही पर जगह पर आ रहा है और गोला भी अपनी जगह पर आ रहा है। और इस बात को देखो, ये जो आकृति है वो आईने की तरफ झुकी हुई है, इस तरफ, ये देखो। तो दूसरी तरफ जो आकृति बनेगी वो भी इस प्रकार से झुकी होगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये आकृति झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसका दूसरा आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ फिर से। यस, ये एक और क्वेश्चन आया, देख लो क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। वेन डायग्राम, बाघ यानी टाइगर, लोमड़ी और जानवर। बाघ, लोमड़ी और जानवर, इनके बीच में आपको संबंध बताना है। तो ध्यान दो, बाघ और लोमड़ी दोनों ही जो है वो जानवर होते हैं। तो ये हो गया जानवर वाला गोला। इसके बीच में यहाँ पर आ जाएगा एक गोला और दूसरा गोला। तो बाघ जो होते हैं वो अलग होते हैं प्राणी और लोमड़ी अलग जानवर है, इसीलिए इन दोनों के लिए अलग अलग गोले बनेंगे, लेकिन ये दोनों गोले जानवर वाले गोले के अंदर आएंगे। इस प्रकार से इसका सही आंसर देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है दूसरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथन का तर्क संगत रूप से अनुकरण करने वाले निष्कर्षों का चयन करें। अब कथन क्या कहा गया है कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। फिर बोल रहा हूं मन से विचार करा करो, क्वेश्चन को पहले किया करो। मैं आंसर्स इसलिए इस प्रकार के छुपा के नहीं रखता क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउट ना हो कि सर ये सही है या गलत है। देखिए, कथन में कहा गया है कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। ठीक है, अब यदि मैं पहले निष्कर्ष पे जाता हूँ कि मणि की माँ ने सूप बनाया है। अब ध्यान देना, हमारे यहाँ खाना जो है वो माँ बनाती है और इस प्रकार से आप निष्कर्ष निकालोगे कि मणि की माँ ने सूप बनाया है तभी तो उसको स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन इस बात को समझो, कथन में सिर्फ ये कहा गया है कि मणि ने अपनी माँ से सूप स्वादिष्ट है ऐसा कहा है। सूप बनाया है या नहीं बनाया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब पहला क्या हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष, मणि को सूप पसंद है। तो देखो, वो जब कह रहा है कि माँ स्वादिष्ट है सूप, यानी कि उसे सूप पसंद है, तभी तो वो स्वादिष्ट बोल रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि मणि को सूप पसंद है। ये बात हमें ये पता इस तरीके से चल रही है कि मणि कह रहा है सूप स्वादिष्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुकरण करता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको। किसी कूट भाषा में डिसाइडेड, DECIDED को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है 4539454। इतनी देर में तो आप पकड़ लिए क्वेश्चन को। क्या सर 4 नंबर डी का होता है, 5 नंबर ई का, सी 3, आई 9, डी 4, ई 5 और डी 4। इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि जो लेटर्स हैं, जो नंबर हैं, उनको जो है नंबर दे रहा है, जो लेटर्स हैं उनको नंबर दे रहा है। अब उसने कहा तो किसके लिए इस संख्या को कोड किया जाएगा। अब उसने उल्टा क्वेश्चन कर लिया, यानी कि अब आप संख्या से पकड़ोगे कि नंबर उसके लेटर क्या होंगे। तो ध्यान देना 8 जो होता है वो H होता है, ई जो होता है वो 5 होता है, 9 जो होता है आई होता है, 7 जी होता है, 8 H और टी जो है वो 20 होता है। इस प्रकार से HEIGHT ये आप देख सकते हो चौथे ऑप्शन पे दे रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं यदि ये क्वेश्चन आप खुद करना चाहो तो पहले खुद करो और फिर एक्सप्लेनेशन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर से आ गया, हम 68 क्वेश्चन पे आ गए हैं रीजनिंग के। दिए गए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है STAR जो है इसको कोड किससे किया गया है? ASR और T से। अब यहाँ पर आप कोडिंग को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करोगे तो यह देखोगे कि S इसमें भी है, इसमें भी है, T इसमें भी है, इसमें भी है। बस ये है कि आगे की जो दो चीजें हैं उसने उसे जो है दूसरे और चौथे नंबर पे कर दिया, मतलब आगे की 1 और 2 को उसने रिप्लेस कर दिया 2 और 4 में, और पीछे के जो 2 देख रहे हो उसको 1 और 3 पे रिप्लेस कर दिया। वही काम आपको MARS से करना है। M और A को वो दूसरे और चौथे पे रिप्लेस कर रहा है, मतलब M और A यहाँ आ जाएंगे, R और S आगे चले जाएंगे, R और S, इस प्रकार से RMSA पहला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। मैंने कहा 73 पर हम आ गए हैं। फिर से वीडियो को रोकिए, खुद सोचिए और उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि आंसर तो दिख जाएगा आपको, लेकिन कोशिश करिए अपना तर्क लगाने की। देखिए प्रश्न क्या है, मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं। यह कथन है। अब ऐसा सोचिए कि यह कथन आपका है। अवधारणा का मतलब हो जाता है आपका विचार। अवधारणा यानी कि आपका विचार क्या है, आप क्या सोच रहे हो, तब जाकर के आपने ये कथन बोला है। तो यदि आप ये बोल रहे हो कि मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो क्या ये सोच आपके दिमाग में होगी कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ? गलत बात। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये कथन में क्यों बोलोगे कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ? मतलब ये पहला गलत हो गया। दूसरा, मैं बाइकों की मरम्मत मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था। अब यदि आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ पर मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था, ये कैसे सही हो जाएगा? मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है ये बोला गया है। तो ध्यान दो, यदि किसी को बाइकों की मरम्मत करना पसंद है तो इसका मतलब यही हुआ होगा ना कि उसने बाइकों की मरम्मत पहले की होगी। इसका मतलब दूसरा वाला क्या हो गया है, यहाँ पे सही हो गया है। केवल अवधारणा दो ही जो है इसका सही आंसर आएगा। फिर से समझ लो, मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था, तभी कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को आपको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ेगा। ये आ गया, चलो और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देख लो। अब देखता हूँ कि समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न में कहा गया है कि है ना, दी गई आकृति में से 3 किसी प्रकार समान है और एक विषम को चुनना है। बहुत सरल क्वेश्चन। 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 3 भुजा 3 डॉट, 4 भुजा 4 डॉट, 5 भुजा 5 डॉट। यहाँ पर देखोगे तो 6 भुजाएं हैं
लेकिन डॉट ज्यादा होगा, इसका मतलब डी आकृति विषम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो अब मैं आपको देने वाला हूं, बता रहा हूं, ये मैंने आंसर छुपा दिया। अब पहले तो आप इसको खुद करके देखिए, तब आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले इस क्वेश्चन को रुक करके खुद करिए, आंसर निकालिए। हम निकालते हैं आंसर। निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालो। अब दर्पण प्रतिबिंब जब भी वो कहता है और दर्पण नहीं देता, तो 99% केसेस में दर्पण आप हमेशा इस जगह पर लेते हो बाय डिफॉल्ट। इस बात को समझना, ये दर्पण है आपके लिए। तो इसका मतलब जो आगे छवि बनेगी वो इस तरफ बनेगी, और यदि ये छवि इस तरफ बन रही है तो मैंने आपसे कहा था कि ये पास की चीज पास में आएगी दर्पण में दूसरी तरफ, और ये दूर की चीज दूर जाएगी, तो इसका मतलब ये जो है ऐसा कुछ बनेगा। अब ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है, ये देख लो। आप बोलोगे सर ए पे नहीं दिख रही, बी पे, हाँ बिल्कुल बी पे मुझे ये आकृति दिखाई दे रही है। यदि मिरर यहाँ पर है तो आपका भी आंसर लगभग बी ही आएगा। मिरर यहाँ पर है तो अब देखते हैं कि आंसर कौन सा सही है। तो ये देखो आंसर उसने कौन सा सही दिया है, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन के हिसाब से आंसर कैसे सही दिया, आप बोलोगे सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो पॉसिबल है, यदि आप मिरर को नीचे की तरफ बनाओगे, मिरर को नीचे की तरफ बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो आकृति मिलेगी वो डी मिलेगी। कैसे, देखो यहाँ पर ये नीचे मिरर होगा तो पास फिर से ये गोला बनेगा और वो इस तरीके से बनेगा, और दूर जाता हुआ गोला, दूर जाता हुआ एरो ऐसा बनेगा। तो ये बनता हुआ दिख रहा है डी में, लेकिन उसने मिरर तो कहीं दिया नहीं था, तो आप बाय डिफॉल्ट यहीं पर मिरर लेकर के ये आंसर दोगे, तो आपका जो जवाब था वो अपनी जगह सही था, ऐसा मान के चलना है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी ये कर देता है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं फिर से क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस क्वेश्चन में जो है दी गई, क्या प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करो। ध्यान देना, 100% जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है। अब मैं यहाँ पर आकृतियां बना रहा हूं, तो देखो ये V है, तो V हमेशा उल्टा दिखाई देता है जल प्रतिबिंब में, यानी कि ये जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। इसके बाद में मेरी बात को ध्यान से समझना है कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ए हमेशा फिर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा उल्टा बनेगा मतलब ये ए ऐसा जाएगा। इसके बाद में क्या बना है, वाई, तो ये वाई ऐसा दिखाई दे रहा है, ये डंडी ऐसी गई और वाई ऐसा दिखाई देगा। यू यदि आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। 8 में ध्यान दो, नीचे छोटा वाला गोला ऊपर है, बड़ा वाला गोला नीचे है, तो नीचे वाले में बड़ा गोला और छोटा गोला इस प्रकार से आएगा। 4 जो है वो इस प्रकार से बना है, इस बात को ध्यान देना, ये 4 इस प्रकार से बना है, तो ये यहाँ पर डंडी ऐसी आएगी, फिर इसके बाद में ये डंडी ऐसी जाएगी और ये डंडी ऐसी जाएगी। अब इतने पर आंसर ढूंढने की कोशिश करो, तो ये आपको देखो पहले ऑप्शन में V वैसा ही दिखा, A भी दिखा, Y भी दिखा, U भी दिखा, 8 भी दिखा और 4 भी दिखा, अभी भी आंसर नहीं आया है। फिर आप दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो V, A, Y, U, 8, 4 अलग दिख रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। आप एक काम करो, आखिरी वाली चीज को भी निकाल दो, तो 3 ऐसा बना तो 3 वैसा का वैसा ही बनता है। और ध्यान दो यदि 6 बना है तो 6 जो है नीचे जा करके क्या बन जाता है, 9। अब यहाँ पर देख लो आप, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आकृति है, ये वाली तीसरी वाली, इसमें आपको एग्जैक्ट वही चीज मिलेगी जो मैंने यहाँ पर बनाई है मिरर में, सॉरी जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज में। इस प्रकार से एक एक चीज को आपको चेक करना है, बाकी सभी क्लोज जो है वो ऑप्शंस हैं, इसीलिए आपको पूरी आकृति को बना के देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पावनी व राजीधा विपरीत दिशाओं में जा रही थी। यदि पावनी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी तो राजीथा किस दिशा में जा रही थी। अब ध्यान दो, उत्तर पश्चिम किधर आता है ये समझ लो। ये 4 दिशाएं हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है जिसे हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। उत्तर पश्चिम के विपरीत दिशा यदि जाओगे तो ये ईस्ट होता है और ये साउथ होता है, तो इसको हम साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व कहते हैं, इसलिए इसका आंसर दक्षिण पूर्व आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है,
सुधा और राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही थी। ठीक है। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही थी। अब ध्यान दो, शतरंज में आमने सामने बैठ के खेला जाता है और सुधा जो है वो ऐसे बैठी हुई है कि उसकी घड़ी में 6 बजे, तो हमेशा याद रखना जब 6 बज रहे होते हैं तो घड़ी की सुई जो है वो आपकी तरफ होती है। तो कहा गया है कि घड़ी की सुई 6 बजे का समय दर्शा रही थी और ध्यान दो, और यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। मतलब ये हुआ कि ये जो घड़ी है वो इस दिशा में दिखा रही होगी। क्यों? क्योंकि यदि मैंने इसको 4 दिशा माना तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी कि उसकी घड़ी जो है अभी इस दिशा में है। प्रश्न में आगे कहा गया, तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? यानी कि उसके अपोजिट में जो बैठी हुई है उसमें घड़ी की दिशा में, घड़ी की जो घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में होगी? ऑब्वियसली यदि दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं तो दोनों की घड़ी में 6 बज रहे होंगे और घंटे की सुई जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी सामने वाले खिलाड़ी के। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट जो होगा इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि यदि इसकी घड़ी की सुई उसकी तरफ यानी कि खिलाड़ी की तरफ है तो इस व्यक्ति की घड़ी की सुई भी उसी खिलाड़ी की तरफ होगी, और इस प्रकार से घड़ी की सुई साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में होगी। और आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ दक्षिण पश्चिम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि कथन ये कहता है कई युवा छात्र शानदार कैरियर न होने के कारण रक्षा बलों में शामिल होने से मना कर देते हैं। प्रश्न में कहा गया कि बहुत अच्छा करियर नहीं है, ये कथन की बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बात जो बोली गई है ये सत्य बोली गई, ये सिर्फ ऐसी एक प्रश्न के रूप में क्या कहा गया है कि शानदार करियर बहुत सारे स्टूडेंट जो है सेना को नहीं मानते, इसीलिए उसमें शामिल होने से मना कर देते हैं। अब देखा जाए तो कार्यवाही की भी हम बात करें तो क्या है, सरकार को रक्षा बलों में कैरियर को आकर्षक बनाना चाहिए। सरकार को रक्षा बलों में करियर को आकर्षक बनाना चाहिए। तो कार्रवाई की बात हो रही है, यानी कि कथन जो लिखा गया उसके बाद में आपको क्या कार्रवाई करनी है इसके ऊपर यदि आप विचार करो तो पहला वाला जो है वो सही लगता है। पहली कार्रवाई हमें क्या लगती है? सही लगती है। क्यों? क्योंकि हमें रक्षा बलों में युवाओं को शामिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए, इसलिए करियर को आकर्षक बनाना पड़ेगा। दूसरा, असैन्य नौकरियों में कटौती की जानी चाहिए जिससे अधिक लोग रक्षा बलों में शामिल होंगे। तो ये कार्रवाई की जानी सही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये अतार्किक होगा। आपको तर्कसंगत उत्तर देना है। असैन्य नौकरियों को में कटौती की कहीं पर भी बात कथन में कहीं भी नहीं गई है और ये अतार्किक भी है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा केवल एक अनुकरण करता है यानी फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक आध क्वेश्चन बचा है या खत्म ही हो गया है। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे, बस ये बच गया है। देखो, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? कोशिश करो कि आंसर जो है वो आपको ना मिल रहा हो अभी फिलहाल। अच्छा, वैसे मिलेगा भी कहाँ पर? देखो ए ऑप्शन पे संख्या ही गायब हो गई है। तो अब इसको ट्राई करना है, कोशिश करो अपने मन से करने की। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये लास्ट वाला। आप मुझे क्वेश्चन में 97 इस तरीके से लिख के बताइएगा और आंसर 97 का आंसर आप मुझे लिख के बताइएगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका कमेंट करोगे। और मुझे लगता है कि अब प्रश्न जो है वो खत्म हो गए हैं, 100 तक हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। इस वीडियो को शानदार तरीके से आपको लाइक कर देना है। मेरा टारगेट है 500 लाइक। आप 500 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए, वीडियो की शुरुआत होते ही लाइक कर दिया करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है। अभी भी लाइक जो है वो कम आ रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक।
और अपने कमेंट भी करिए आप क्या चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।